नमस्कार, सीएनबीसी आवाज और मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंडअप। आज की हेडलाइंस की अगर बात करें तो पहले बात करेंगे खाने के तेलों की, जहां पर फरवरी का इंपोर्ट डेटा काफी हद तक यहां पर गिरावट दिखाता हुआ नजर आया है, लेकिन बाजार का मानना है कि मार्च अप्रैल मई में यहां पर बढ़त देखने को मिल सकती है। फिर से इंपोर्ट्स में ये नंबर्स क्या हो सकते हैं, इस पर करेंगे चर्चा। साथ ही बात करेंगे यहाँ पर चीनी की, क्योंकि ज्यादातर एजेंसीज अब लगातार अपना जो चीनी का आउटपुट एक्सपेक्टेशन है वो यहाँ पर कम करती हुई नजर आई है। जो रिवीजन है वो डाउन साइड में है। इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है अवेलेबिलिटी पर और साथ ही साथ प्राइसेस पर, बताएंगे आपको। साथ ही बात करेंगे यहाँ पर चांदी की, जहाँ पर कल देर रात 2.5% की तेजी के बाद आज सुबह एशियन मार्केट्स में फिर से खरीदारी देखने को मिली है। चांदी 1 लाख से अब सिर्फ 2,000 रुपए दूर है। यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, इस पर भी करेंगे चर्चा। हमारे साथ इन सब पर बात करने के लिए सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के ईडी डॉक्टर बीवी मेहता हैं, साथ ही मियर कमोडिटीज के चेयरमैन जीके सूद और अनमोल सिल्वर के सीईओ किशोर रुनवाल हमारे साथ होंगे। साथ ही जुड़ेंगे एचडीएफसी सिक्योरिटीज के हेड ऑफ कमोडिटीज अनुज गुप्ता। लेकिन सबसे पहले बात यहाँ पर खाने के तेलों की कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने फरवरी के इंपोर्ट्स में गिरावट आते हुए देखी है। एंड डॉक्टर मेहता, ओवरऑल अगर पाम में देखें तो करीबन 25% की गिरावट यहाँ पर दर्ज की गई है। पाम एक प्रीमियम पर भी रहा है, उसका इम्पैक्ट तो हमने मार्केट्स में आता हुआ देखा ही है। लेकिन क्या फेब का महीना आप एज एन एबरेशन देखेंगे, क्योंकि पिछले कई महीनों में अच्छा खासा इंपोर्ट हुआ है, भारतीय बाजारों में भी अवेलेबिलिटी अच्छी है। कैसे देखते हैं फरवरी का महीना, और अब मार्च अप्रैल मई के बारे में क्या सेंस है? देखिए, पहले तो फरवरी का हमेशा कम रहता है। 2 रीजन है। एक तो फरवरी में 28 दिन है, एक दिन है, तो उसके वजह से भी थोड़ा लास्ट टन कम होता है। दूसरा, जो अगले 3 महीने में नवंबर दिसंबर जनवरी में जो इम्पोर्ट हुआ है, और जो स्टॉक की सिचुएशन थी, ऐसे अबाउट 22 लाख के करीब स्टॉक था अपने पास। और तीसरा, जो हाई प्राइस है, दैट ऑल्सो स्क्वीज द डिमांड। सारे जो मेन जो है फॉर्च्यूनेट, पतंजलि, सारे से मेरी बात हो रही है, सब बोल रहे हैं कि डिमांड इतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। और खास करके जो पाम और सारे तेल महंगे हैं, उसकी वजह से भी डिमांड में कटौती आ रही है। ये 2-3 रीजन है, पर मेरे ख्याल से जैसे आपने भी बताया, मार्च अप्रैल में जो अभी जो स्टॉक्स है, आई थिंक वी आर मोस्टली लोएस्ट लेवल है। लास्ट मार्च, 1 मार्च को जो 24 लाख था, आज अपने पास स्टॉक थे 19 लाख का। तो स्टॉक इज लोअर लेवल। तो अगले महीने में मेरे ख्याल से जो स्टॉक बिल्टअप होना जरूरी है, और इसके लिए बाइंग भी मार्च अप्रैल मई में थोड़ा बाइंग बढ़ेगा ऐसा लग रहा है। मगर पाम की जो आज ऊपर प्रीमियम में चल रहा है, तो हो सकता है कि सोया और सन ज्यादा है। आज भी देखो, नॉर्मली 60-40 था, 60% पाम था, 40% सॉफ्ट ऑयल था। अभी आप देखो तो 57% सॉफ्ट ऑयल है और 43% पाम है। मतलब पाम का सिर्फ कम हो रहा है, सॉफ्ट ऑयल बढ़ रहा है। तो अगले 2-3 महीने में अगर पाम के दाम नीचे नहीं आए, तो ज्यादा सॉफ्ट ऑयल आने की उम्मीद है। हाँ जी मैडम। डॉक्टर मेहता, एक और चीज़ है, हम जानते हैं कि सरकार इस वक्त यहाँ पर देख रही है यूएस के साथ किस तरह से टैरिफ्स पे तालमेल बिठाया जा सकता है। लेटेस्ट जो कॉन्वर्सेशन है वो सारी की सारी एग्रीकल्चर के आसपास रिवॉल्व कर रही है। जहाँ तक खाने के तेलों की बात है, चाहे वो यूएस से इंपोर्ट है या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट है, कैसे देखते हैं आप वो बिजनेस, और यहाँ पर क्या निकल के आ सकता है? देखिए, इंडिया जो आज भी इंपोर्ट कर रहा है, मेनली सोयाबीन कर रहा है, मेनली अर्जेंटीना, ब्राजील। स्मॉल क्वांटिटी 1-2 लाख टन सोयाबीन ऑयल यूएसए से आ रहा है। अगर कुछ ज्यादा भी सोयाबीन ऑयल आए, तो अपने को इतना नहीं, 2 से 3 पहले सप्लाई ठीक रहेगा। इसके लिए कोई हमारा इतराज नहीं है। मगर एक चीज मैं जरूर बताना चाहूंगा, पहले हम सोयाबीन और सोयाबीन मिल ऑर्गेन के नाम से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसमें वहाँ ड्यूटी लगा दी है यूएसए ने। तो वो ड्यूटी हटाना चाहिए, ताकि हमारा सोयाबीन जो नॉन जीएम है उनकी भी मार्केट खोले। सोयाबीन मिल भी नॉन जीएम। डॉक्टर मेहता, एज ऑफ नाउ मील पर कितना एक्सपोर्ट ड्यूटी है और कितना आपको लगता है कम किया जा सकता है, जो कि बातचीत अभी चल रही है? नहीं, मेरे को एग्जैक्ट पता नहीं नंबर की ड्यूटी है। अगर ड्यूटी इतनी लगाएगी, यहाँ से एक्सपोर्ट बंद हो गया है। एग्जैक्टली नंबर अभी तो मेरे पास नहीं है। ओके, आपको लगता है कुछ सब्सिडीज मिलेंगी? आपको लगता है मील एक्सपोर्ट पे सब्सिडीज देगी एज ऑफ नाउ सरकार, कुछ इंसेंटिव देने की बातचीत? व्हाट वी आर डिमांड, देखिए, इंटरनेशनल मार्केट वी आर आउटप्राइस इन इंटरनेशनल मार्केट विद द सोयाबीन मिल है, रैपसीड मिल है। और घरेलू मैनेजमेंट बिकॉज ऑफ डीडीजीएस डिमांड काफी कम है, चाहे सोयाबीन मिल लो, चाहे रैपसीड मिल लो, चाहे राइस मिल लो। तो हमने बताया कि भी 15% का रोड टैप और अदर इंसेंटिव आप दीजिए, ताकि यहाँ से एक्सपोर्ट खुले। और मैं तो यहाँ तक चाहता हूँ कि डीडीजीएस में भी
एक्सपोर्ट इंसेंटिव देना चाहिए ताकि वो भी यहाँ से बाहर निकल जाए, तो डिमांड जो लोकल में आ रही है उनकी जो सप्लाई प्रेशर वो भी कम हो जाए। तो चाहे डीडीजीस हो, चाहे रेपसीड मिल हो, चाहे सोयाबीन, सबके इंसेंटिव देना चाहिए ताकि आउटलेट मिल जाए। आउटलेट मिलेगा तो ही यहाँ क्रसिंग हुआ, नहीं तो आज आपका सीड हाथ में रह जाएगा और क्रसिंग नहीं होगा। हम्म। हाँ जी। एब्सोल्युटली डॉक्टर मेहता, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो एज ऑफ नाउ ऑफ कोर्स फरवरी के महीने में वीक डिमांड रहती है, और जैसे डॉक्टर मेहता हमें कह रहे हैं कि 19 लाख का टन का ही स्टॉक है जो कि कम है, तो इंपोर्ट यहाँ पर मार्च अप्रैल मई में बढ़ते हुए नजर आएंगे। और जहाँ तक एक्सपोर्ट की बात है, यूएस के साथ कारोबार की बात है, यहाँ पर मील के लिए आउटलेट चाहिए और वहाँ पर कोई सब्सिडी दी जानी चाहिए। वेल, ये तो खाने के तेलों की बात है, और अगर हम चीनी की बात करें, यहाँ पर भी अब कुछ कंसर्न्स बन के निकलने लगी हैं। मिस्टर सूद, चाहे वो नेशनल फेडरेशन है या फिर आहिस्ता है, मेयर कमोडिटीज़ है, सभी की तरफ से हमने जो आउटपुट है शुगर का, वहाँ पर एक कटौती, रिवीजन नीचे की तरफ आता हुआ देखा है। कैसे देखते हैं आप ये नंबर्स? मनीषा जी, दोनों साल जो 532 मिलें चालू हुई थी, उनमें से पिछले साल से 170 मिलें लगभग ज्यादा बंद हो चुकी हैं कल तक। तो क्लोजर बहुत ज्यादा फास्ट है, और महाराष्ट्र और कर्नाटका में तो प्राय क्रशिंग खत्म सी हो गई है। इन फिगर्स में जो अभी 10 तारीख तक 233 लाख टन क्रॉप हुई, शुगर जी। प्रोडक्शन हुई, हम्म। इसमें जो इथेनॉल की सप्लाई हम समझते हैं कम होगी, 4 मिलियन टन डाइवर्शन के बजाय मेरे विचार में 3.25 रह जाएगी, क्योंकि क्रशिंग जल्दी खत्म हो रही है, तो बी हैवी कहाँ से मिलेगा। तो वो भी इसमें इंक्लूडेड है। अगर वो 4 मिलियन चला जाता तो और भी कम होती। और अगर मेरे विचार में 26 हो जाए मिलियन टन, 260 लाख टन, तो वो बहुत है। और दूसरी तरफ अगर डिमांड की बात देखी जाए तो वो कम नहीं है। काफी एनालिस्ट ने कहा, एसोसिएशन ने कहा कि 28 है या 29 है। मेरे विचार में 29.5 की तरफ जा रही है। और तो स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। ये जरूर है कि कुछ एलोकेशन भारत सरकार ने कम करी है पिछले साल से, मार्च तक के 6 महीने में, और ये करीब 27 साढ़े 27 मिलियन टन के हिसाब से एनुअल रेट पर है। तो अगर 29.5 मिलियन टन एनुअल रेट करना है तो इनके पास गुंजाइश है एलोकेशन और करने का। उसके अलावा अगर प्राइसेस को बहुत ज्यादा बढ़ने दें फास्ट, जैसे अभी 15-18% बढ़ी हैं लो से, जनवरी के मिडिल से, तो कहीं सेंटिमेंट बहुत फास्ट ना हो जाए, तो इसलिए सेंटिमेंट को भी कंट्रोल करने की जरूरत है। क्योंकि किसी न किसी तरह से सप्लाई से ही सप्लाई का काम बनता है, तो एलोकेशन ज्यादा, और उस तरह से सप्लाई लाइन को भी थोड़ा फ्लश आउट करने की जरूरत है। तो मैनेजमेंट मेरे विचार में हो सकती है, इंपोर्ट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, पर क्लोजिंग स्टॉक कम रहेगा। क्या क्लोजिंग स्टॉक देखते हैं आप मिस्टर सूद? करीब करीब 40 लाख टन, पिछले साल के 80 लाख टन की बजाय। तो वैसे अभी 60 लाख टन की बात पुरानी हो चुकी है। 40 भी अपने में काफी है, अगर मैनेजमेंट ठीक हो, अगर पाइपलाइन में माल ना रुक जाए। क्योंकि हम 29.5 की बात कर रहे हैं, अगर सप्लाई डिमांड बराबर है तो उसके अलावा तो सेंटीमेंट की बात रह जाती है कि स्टॉक कम है इसलिए प्राइस ज्यादा हो जाए। मिस्टर सूद, हाँ, कितना कंसर्न्ड हैं आप जिस तरह के नंबर्स आपने यहाँ पर पेश करे हैं? जैसे आपने कहा मिड जैन से 15% का इजाफा हम चीनी के प्राइसेस में ऑलरेडी देख चुके हैं। ग्लोबली रॉज में भी काफ़ी वॉलेटाइल मूव्स हैं, भारतीय बाजारों में भी यहाँ पर एक सपोर्ट है। जिस तरह के नंबर्स यहाँ पर हैं, क्या ये कंसर्निंग सिचुएशन है एज ऑफ नाउ? आने वाले 2-3-4 महीने, स्पेशली समर डिमांड तो वैसे भी चीनी की ज़्यादा रहती है, क्या हम इवन हायर प्राइसेस की तरफ जा रहे हैं? जी हाँ, आज इंपोर्ट की पैरिटी करीब 49,000 पड़ती है पोर्ट के एरियाज में, तो वहां तक तो प्राइस पहुंचना नहीं लग रहा। पर प्राइसेस काफी बढ़ने की संभावना है इस लेवल से, और इसलिए जिम्मेवार होगा
बहुत हद तक सेंटिमेंट, क्योंकि मैं ये विजुअलाइज कर रहा हूँ कि सप्लाई बराबर रहेगी। सरकार के पास कुछ माल बचा हुआ है जो कम एलोकेशन की गई है। हम्म। वैसे आपने सही कहा कि डिमांड का पीरियड है। मेरे पास जो डेटा है सप्लाई का, एक्चुअल डिस्पैचेस का, वो जनवरी एंड तक है। उसके बाद पूरा महीना कुंभ मेला था, उसके बाद रमजान, होली, हम्म। गर्मियां, और अगस्त महीने से हमारे फेस्टिवल शुरू हो जाते हैं, तो असली डिमांड तो अब आनी है। और हम्म। तो प्राइसेस इस लेवल से काफी आगे बढ़ने की गुंजाइश है। ऑलराइट, तो चीनी एक कंसर्न रह सकती है जहां पर प्राइसेस काफी तेजी से यहां पर बढ़ सकते हैं। ऑलरेडी 15% का इजाफा हम यहां पर दर्ज कर चुके हैं। मिस्टर सूद, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। वेल, ये बात है चीनी की, जहां पर भी तेजी का आलम फिलहाल बना हुआ है। वेल, इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। जब लौटेंगे तो बात यहां पर करेंगे चीनी की, और साथ ही साथ मेटल्स पर एक नजर डालेंगे जहां पर अच्छी खासी तेजी के साथ कारोबार है। चांदी के प्राइसेस आपकी स्क्रीन पे लेके आना चाहेंगे, क्योंकि चांदी की कीमतों में पिछले 24 घंटों में करीबन 3% का इजाफा देखने को मिला है। और इस गेन के बाद जो कि आप देख सकते हैं, हम 1 लाख रुपए के लेवल से सिर्फ 1,500 रुपए दूर हैं। यहाँ पर अब किस तरह की मार्केट्स है इंडियन बाजार में, अनमोल सोलर के सीईओ किशोर उनवाल हमें बताएंगे। किशोर जी नमस्कार। जोरदार तेजी है चांदी में, ओवरनाइट करीबन 3% की बढ़त है। किस तरह के बाजार आज देखने को मिल रहे हैं? अवश्य मनीषा। मार्केट्स काफ़ी वोलेटाइल है। नियरली 3% की जो तेजी हम लास्ट 2 डेज में देख रहे हैं। वी आर एक्सपेक्टिंग राइज ऑफ, अगर 1,02,000 का जो फिजिकल मार्केट्स में अगर बैरियर टूटता है, देन रैली, तो चांदी की तेजी होने वाली है। तो वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द रैली। अगर रैली होती है तो चांदी विल टच न्यू हाइट्स। जी हाँ। किशोर जी, अगर आज की डेट में किसी को चांदी फिजिकल मार्केट में आपसे लेनी हो तो ये 98,500 तो ऑफकोर्स स्क्रीन का प्राइस है। इसके ऊपर जीएसटी मेकिंग वगैरह जोड़ें तो क्या लाख रुपए के ऊपर ऑलरेडी चांदी है? फिजिकल मार्केट में चांदी जीएसटी मिला के 1,05,000 रुपए हो चुकी है। अगर ओके। इफ यू टेक आर्टिकल्स और ज्वेलरी के आसपास लेते तो 1,05,000 7,000 की रेंज में आज का प्राइसिंग हो रहा है। तो दिस इज द रेट गोइंग ऑन इन द मार्केट। और क्या लोग ले रहे हैं इन लेवल्स पे, कि थोड़ा सा वेट कर रहे हैं कि शायद फिर से नीचे आए या फिर ऊपर ही जाएगा यहाँ से? किस तरह का फीडबैक है ऑन ग्राउंड? अगर देखा जाए तो मार्केट्स आर रनिंग स्लो ड्यू टू मार्च। जी। डिमांड इज स्लो। काफी काउंटर्स पे अगर देखा जाए तो ज्वेलरी काउंटर्स पे सिल्वर का मूवमेंट अभी थोड़ा स्लो चल रहा है। बट अक्षय तृतीया इज कमिंग एंड वी होप दैट कि मार्केट्स विल डू गुड इन कमिंग डेज। किस तरह के इंपोर्ट्स एज ऑफ नाउ हमने बनते हुए देखे हैं किशोर जी इंडियन मार्केट्स में, अभी अगर फर्स्ट क्वार्टर जैन फेब की ही अगर बात करें? इंपोर्ट्स अगर मेटल फोकस का जो डेटा लेते हैं हम लोग, तो वी हैव इंपोर्टेड इन जनवरी 800 टन्स ऑफ सिल्वर एंड नियरली वी हैव ऑलरेडी टच 7,500 टन्स ऑफ इंपोर्ट्स ऑफ सिल्वर ऑलरेडी हम क्रॉस कर चुके हैं। तो अगर 800 टन और मिला लेते हैं तो 8,200 के आसपास, 8,300 के आसपास टन इंपोर्ट इंडिया में हो चुका है। तो वी आर सीइंग new numbers in imports this year. So a good rise in imports compared to the last year. और किशोर जी, क्या ज्यादा लोग खरीद रहे हैं यहाँ पर? क्या वो सिंपल ज्वेलरी है या आर्टिफैक्ट्स हैं जहाँ पर मेकिंग चार्जेस कम हैं? क्या इस तरह की फिजिकल इन्वेस्टमेंट डिमांड बनता हुआ देख रहे हैं आप? इन्वेस्टमेंट के रूप में देखा जाए तो पीपल आर वेरी अवेयर बिकॉज रेट्स आर टचिंग 1 लाख, तो दे आर सेफली वॉचिंग द मार्केट्स वेटिंग फॉर अ डिप। अगर ज्वेलरी का अगर देखा जाए तो ज्वेलरी का बिजनेस इज गोइंग नॉर्मल एंड इट्स गोइंग गुड एंड आर्टिफैक्ट्स का बिजनेस इज लो। बर्तन में लोग अभी थोड़ा कम ले रहे हैं।
ऑलराइट किशोर जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो जैसे किशोर जी हमें बता रहे हैं कि अगर आप आज चांदी लेने के लिए बाजार में उतरें तो 1,05,000 से डिपेंडिंग आप क्या ले रहे हैं। अगर आप आर्टिफैक्ट्स या ज्वेलरी ले रहे हैं तो 1,05,000 7,000 तक की कैलकुलेशन करके आपको यहाँ पर मार्केट्स में जाना चाहिए, क्योंकि जो करंट प्राइसेस स्क्रीन पे हैं उसमें GST और मेकिंग चार्जेस नहीं हैं, तो वो आपको यहाँ पर ऐड करना होगा। साथ ही साथ जैसे उन्होंने कहा कि अच्छा खासा इंपोर्ट होता हुआ नजर आया है, 800 टन जनवरी में, और अगर हम फाइनेंशियल ईयर मिला के देखें तो 8,000 टन के ऊपर के लेवल्स यहाँ पर ऑलरेडी बन चुके हैं। अनुज, आपकी क्या सेंस है चांदी में, और प्राइसेस आपको यहाँ से कहाँ जाते हुए नजर आते हैं? मनोज जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, इंटरनेशनल मार्केट में आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट $33 के आसपास आता हुआ दिखाई दिया है। तो फिलहाल $33 एक रेजिस्टेंस रहेगा। अगर वो ब्रेक होता है तो मुझे लगता है कि एक अच्छी रैली आपको देखने को मिल सकती है। अभी 2 दिन शेष है वीक खत्म होने में, और हमें लगता है कि इस वीक के एंड तक आपको 1 लाख का लेवल चांदी में देखने को मिल सकता है। तो सेंटीमेंट पॉजिटिव है, और जिस तरीके की रिकवरी हम चांदी में देख रहे हैं तो हमें लगता है कि यहाँ पे खरीदारी का ट्रेड ही देखने को मिल सकता है, और ऊपर 1 लाख तक के लेवल आपको वीक एंड होते होते देखने को मिल सकते हैं। अनुज, सोने में क्या करने की यहाँ से राय देंगे, क्योंकि जिस तरह की अनसर्टनिटीज मार्केट में है, क्या यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटीज अब भी हैं? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से एक रिसेशन का फियर और एक स्लो डाउन का फियर हम यूएस में देख रहे हैं, और वहां पर एक्सपेक्टेशन है कि मल्टीपल इंटरेस्ट रेट कट भी हो सकते हैं। और दूसरा, डॉलर इंडेक्स अगर आप देखेंगे तो करीबन 4 महीने के लोअर लेवल पर आता हुआ दिखाई दिया है। तो फैक्टर जो दिख रहे हैं अब अगेन गोल्ड के लिए पॉजिटिव होते हुए दिखाई दिए। कल हमने अच्छी खासी रिकवरी गोल्ड में आती हुई देखी, और गोल्ड का प्राइस अब $2900 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो हमें लगता है कि यहाँ पर भी पॉजिटिविटी रहेगी। तो गोल्ड के अंदर हमें लगता है खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। और ऊपर में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि टारगेट करीबन 86 या 480 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो खरीदारी के साथ हमें लगता है कि गोल्ड में ट्रेड बना के चल सकते हैं, और गोल्ड हमें लग रहा है कि $2930 $2935 तक के लेवल अगेन दिखा सकता है। मेटल्स को आप कैसे देखते हैं अनुज, क्योंकि यहाँ पर अनसर्टेनिटी कुछ ज़्यादा ही है, टैरिफ्स हैं नहीं हैं को लेकर, पर एक चीज़ तय है कि 25% टैरिफ्स आज यहाँ पर स्टील एल्यूमिनियम पे लग सकते हैं। स्टील प्रीमियम अगर हम यूएस में देखें तो ऑल टाइम हाइस पे है, $950 पर टन के आसपास का। तेज़ी आज देखने को मिली है कॉपर में, एल्यूमिनियम में, क्या ये बाइंग रिकमेंडेशन जारी रहेंगी? बिल्कुल मनीषा जी, मुझे लगता है कि डॉलर इंडेक्स में वीकनेस का तो इम्पैक्ट है ही, साथ में टैरिफ का भी इम्पैक्ट है, और हम देख रहे हैं कि सभी बेस मेटल में एक रिकवरी का ट्रेंड देखने को मिला है। तो कॉपर जिंक दोनों ही रडार पे रहेंगे बाई साइड में। कॉपर में करीबन 888 के आसपास खरीदारी करना चाहिए। स्टॉप लॉस 883 का लगाएं। हमें लगता है कि 897 तक के लेवल और 900 के आसपास तक के लेवल आपको कॉपर में देखे जा सकते हैं। सिमिलरली जिंक के अंदर भी करीबन 273.80 के आसपास खरीदारी करें। स्टॉप लॉस 270 का लगाएं। टारगेट 278 तक देखने को मिल सकता है। तो आज के सेशन में हमें लगता है कि मेटल्स के लिए एक पॉजिटिव ट्रेंड आ सकता है। तो बेस मेटल्स में खरीदारी की सलाह रहेगी। और जाते जाते यहाँ पर कच्चे तेल में क्या करने की राय है? हल्का सा रिबाउंड तो यहाँ बना है। देखिए, जो सप्लाई फोरकास्ट है थोड़ा सा कम होता हुआ दिखाई दिया, जिसकी वजह से मार्केट थोड़ा सा सपोर्ट लेता हुआ दिखा है। तो हमें लगता है कि एक बॉटम फिशिंग क्रूड में देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 5,765 के आसपास लेवल आते, थोड़ा सा करेक्शन होता है तो खरीदारी का ट्रेड लें। 5,697 का स्टॉप लॉस लगाएं। एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 5,900 तक के लेवल क्रूड में शॉर्ट टर्म में देखे जा सकते हैं। अनुज, बहुत शुक्रिया माफ़ कीजिए साथ देने के लिए। और काफ़ी हद तक यहाँ पर बाइंग रिकमेंडेशंस कैरी फॉरवर्ड होती हुई नजर आई हैं, ज़्यादातर नॉन एग्रो कमोडिटीज़ के लिए। तो उसका आशा है हमारे व्यूअर्स ने एक नोट लिया होगा। इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है, जब लौटेंगे तो बात करेंगे इक्विटी मार्केट्स की।